हम पढ़ रहे थे कार्बन है इसके यौगिकों के बारे में, ठीक है। उसके अंदर अपन ने कार्बनिक जो है उसकी विशेषताएं पढ़ी। उसके पश्चात अपन ने देखा था हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन का अपन ने वर्गीकरण किया था। अब आज अपन कंटिन्यू करते हैं। अगला अपना टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति या नामकरण अपन कह सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यानी इस टॉपिक के अंदर अपन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो इसमें कुछ पद्धतियाँ आती है, जिसमें पहली है रूढ़ पद्धति अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रूढ़ पद्धति इसको कह देते हैं। दूसरी पद्धति जो है उसको कहा जाता है व्युत्पन्न पद्धति। लास्ट में जो अपने आती है वो आती है IUPAC, ठीक है। आपकी इन पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो है वो है IUPAC पद्धति, ठीक है। तो देखो, इन कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति करने से पहले अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। पहले वो वैसे आएंगी तो IUPAC में, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि रूढ़ में और व्युत्पन्न में भी कुछ ऐसे नाम आते हैं। अब वो मैं नाम बना के यहाँ लिख दूंगा तो आप कहोगे सर ये नाम कैसे बन गया। तो इसके लिए वो कुछ नियम है, उन नियमों को अपन देखते हैं। तो 3 पद्धतियाँ अपन पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC, ठीक है। इन तीनों को पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक है उसको कवर करते हैं। आज उसी को देखेंगे, उसके आधार पर 1-2 नाम बनाएंगे। तो जो नियम है उनको देखते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है कि कार्बन की एक निश्चित मात्रा होती है, एक फिक्स संख्या होती है। जैसे अपन कहे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 5 है, कार्बन 10 है, यानी कितने कार्बन है उसके आधार पर अपन बात करेंगे उनको नाम कैसे दिया जाए, उसका पूर्व लग्न क्या हो, उसका अनुलग्न कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर देखो अपन ने पहले पढ़ा कार्बन क्या होगा, या तो श्रृंखला के अंदर सीधी लाइन में होगा या चक्रीय होगा। उसमें जितने कार्बन होंगे उस आधार पर उसका नामकरण करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं कहूँ किसी श्रृंखला के अंदर कार्बन कितना है, 1 है। किसी श्रृंखला में कार्बन जो है वो अगर 1 है तो उसका जो पूर्व लग्न लगेगा उसको अपन मैथ कहेंगे। पहले आगे की ओर क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। दूसरा, अगर कार्बनिक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके आगे अपन लगाएंगे एथ, ठीक है। उसके पश्चात इसी प्रकार अपनी किताब में 10 दिए हुए हैं। तो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसको कहेंगे अपन, आगे की ओर लगाएंगे प्रोप। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या अगर 4 आ गई तो उसको अपन कहेंगे ब्यूट, ब्यूट कह देते हैं उसको, आगे की ओर ब्यूट लगाएंगे। अगर कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन 5 है तो उसके आगे की ओर अपन लगाएंगे पेंट। आप देखते जाओ, अभी अपन इसके नाम बनाएंगे तब आप कहोगे हाँ हो गया। उसके पश्चात कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या अगर 6 हो तो अपन लगाते हैं हेक्स, हेक्स, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या अगर 7 दी जाए तो अपन लगाते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 हो तो लगाते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 हो तो नॉन, आगे की ओर, और 10 हो तो अपन लगाएंगे डेक, ठीक है। तो देखते हैं वापस। देखो, अगर कार्बनिक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या
एक हो तो आगे की ओर, जिसको अपन कहते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न अपन मैथ लगाएंगे। 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक्ट। अब देखते हैं इसके पश्चात क्या ध्यान रखेंगे। तो इसके पश्चात ध्यान रखने वाली बात है, अब अपन ने देख लिया कि भाई ये कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, जैसे 1 कार्बन, 2, अभी ये लाइनें नहीं लगाते, 3, 4, ठीक है। जैसे 4 कार्बन है तो इसका जब नामकरण किया जाएगा तो आगे की ओर अपन देखो 4 है तो ब्यूट लगाएंगे पहले, तो ब्यूट तो इसका पहले लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। फिर इसके साथ क्या लिखा जाएगा तो उसके बारे में देखते हैं। अगर आप कहें कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है, तो अपन ने जो वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण ने अपन ने पढ़ा था, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है उसको अपन एल्केन कहते हैं, और इनके जो अनुलग्न लगता है यानी पीछे जो शब्द जुड़ेगा अनुलग्न यानी एकल बंध होना चाहिए सभी कार्बन के बीच में, तो अपन कहेंगे इनका अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा एन, ठीक है। उसके बाद देखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बंध आ जाता है, 2 बंध से जुड़ा हुआ है, तो अपन ने इसको कहा था एल्कीन कहा था। क्या कहा था? एल्कीन कहा था वर्गीकरण में। अब देखो इसके जो पीछे अपन अनुलग्न लगाएंगे, यहां लिख देता हूं मैं अनुलग्न, हिंदी पढ़ी है, पूर्ण लग्न और अनुलग्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसके पीछे की ओर लगाएंगे ईन। क्या लगाएंगे? ईन। आगे देखते हैं, देखो ये बाद में बना देंगे। अब बात करें, अगर कार्बन कार्बन के श्रृंखला के अंदर ट्रिपल बंध हो बीच में कहीं पे भी, तो उसको अपन एल्काइन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो अपन अनुलग्न लगाएंगे वो आइन लगाया जाएगा यानी पीछे की ओर। अब देखो यहां ये समझाने का तात्पर्य ये था, अपन को ये दोनों चीजें IUPAC में अपन देखेंगे। यहां आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एल्केन है एन लगेगा, क्योंकि कुछ नाम आएंगे ऐसे जिनको अपन को पहले पढ़ना है, जो रूढ़ और व्युत्पन्न पद्धति में पहले आ जाएंगे, ये दोनों जाके IUPAC में आएंगे, इसलिए इसको बताने का जरूरी था। तो देखो कार्बन की संख्या सब में एकल बंध है, चलो संयोजकता आपको पता है, बात करते हैं। कार्बन 1, 2, 3, 4 कितने हैं? 4 कार्बन है। आगे की ओर क्या लगेगा? ब्यूट लिख दिया। अब मैं कह देता हूं इन सभी में एकल बंध है सबके बीच में, देखो आपस में एक बंध से जुड़े हुए हैं। पीछे क्या लगेगा? एन, तो अपन कर देते हैं एन। संधि आपने पढ़ी है, संधि कर दो इसकी, तो क्या बनेगा ये? ब्यूटेन। देखो इस प्रकार से अपन नाम पढ़ेंगे जो आपके नाम रूढ़ और व्युत्पन्न में, बाकी ये दोनों है ना ये IUPAC के अंदर आएंगे, तो इनको अपन विस्तार से वहां देख लेंगे। लेकिन ये चीजें आज जब नाम आता है तो उसको आपको सीधा सीधा आप पहचान जाओ कि भाई ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं। अब ब्यूटेन तो ये हो गया, खाली कार्बन भी नहीं चलता है। अब क्या होता है कि अब आपको इन कार्बन की सभी की संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन की संयोजकता अपन ने पढ़ी थी, कार्बन के गुणों के अंदर 4 होती है, एक पूरी हो रखी है। यानी जब कार्बन की संयोजकता अपन पूरी करते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोजन लगाते हैं, तो ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4, इसकी भी 4 पूरी, इसकी भी 4 पूरी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो जब इसका अपन संरचना देखेंगे तो अपने सामने आएगा CH3, CH2, CH2 और CH3। इस प्रकार की एक संरचना अपने पास प्राप्त होती है। ये जो होता है वो एक सामान्य एल्केन होता है, ठीक है ना। अब एल्केन में भी कौन सा एल्केन, तो कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4 कार्बन गिने आपने। 4 वाला कहाँ है? ये रहा,
4 वाला होता है ब्यूट। ब्यूट, अब देखते हैं कार्बन के सभी के अंदर कितने बंध हैं, एकल बंध है। तो एकल बंध है तो ब्यूट के पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब संधि कर दो दोनों की, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। तो ये नाम इस प्रकार से बनता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3। अब बताओ, आप देख के बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, बात करें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। आगे क्या लगेगा, प्रोप। आ जाओ प्रोप लगा देते हैं, ये लो प्रोप, ठीक है। अब सभी कार्बन में बंध कितने हैं, तो यहाँ देखते हैं सभी कार्बन में एकल बंध है, सब में पीछे क्या लगेगा, एन। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। इसका नाम क्या हो गया, पूरा प्रोपेन, ठीक है। अब इसकी आपको संयोजकताएं पूरी करनी है, तो एक इसकी पूरी, इसकी 2 पूरी, एक इसकी पूरी, 1 2 3 इसकी पूरी कर दी, 1 2 3 इसकी पूरी। यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, 2 ही पूरी करनी है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। इस प्रकार अपन इनका नाम बनाते हैं। उसके पश्चात देखो व्युत्पन्न पद्धति में कुछ प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो उनको थोड़े बहुत को देख लेते हैं, बाकी अपन IUPAC में देख लेंगे। तो देखें, अगर मैं बात करूं कार्बन 1 हो, केवल एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 1 2 3 4। अब 4 पूरी कर दी अपन ने, क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसकी संरचना जो बनेगी वो बनेगी CH4। अब देखो यहाँ से नाम देखो, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, पूर्व लग्न मैथ। क्या दूसरा कार्बन है या अन्य के साथ कितने बंध है, एकल बंध है, तो क्या बनेगा, एन। क्या बन गया, ये मेथेन। देखो ये मेथेन बन गया। इस प्रकार आप नाम बना के देख सकते हो। इसी प्रकार कार्बन 2 कर देते हैं, बंध एकल है, संयोजकताएं पूरी करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन आप लगा दो। इसकी संरचना क्या बनी, CH3 CH3। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, एथ होता है, तो एथ प्लस एन क्या बन गया, ये बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया। क्यों, 2 कार्बन थे और दोनों में एकल बन, तो ये एथेन बन गया। प्रोपेन अपन ने बनाया, ब्यूटेन अपन ने बनाया, पेंटेन आप बना सकते हो, हेक्सेन बनाए, हेप्टेन बनाए, ऑक्टेन बनाए, नोनेन बनाए, डेकेन बनाए। आपको केवल और केवल ध्यान रखना है, आपने जितने भी कार्बन लिए हैं उन सभी की संयोजकताएं आपको पूरी करनी है। कैसे, देखो इस कार्बन की संयोजकता इधर एक, तो इस कार्बन से जुड़ी हुई है तो पूरी हो रही है, तो इसकी एक पूरी हो गई, बची 3 बच गई, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो गिनो, 1 2 3 4 हो गए, तो 4 इसकी पूरी हो गई। आगे वाले में चलते हैं। आगे वाले में क्या है कि भाई ये जो कार्बन है इससे भी एक संयोजकता पूरी कर रहा है और इधर भी जुड़ा हुआ, तो 1 और 2 तो इसकी बनी हुई है, बची इसकी 2, तो 1 ऊपर कर दी, 1 नीचे आपने संयोजकता पूरी कर दी। अगले में चलते हैं, तो ये सिंगल था, इसने इससे 1 पूरी कर रहा है, तो 1 हो रही है, बची 3, 1 2 3 हाइड्रोजन अपन ने इसमें लगा दी। इस प्रकार आपको क्या करना है कि भाई सभी कार्बन को देखना है, उन कार्बनों का अपन ने ब्यूटेन तक बनाया है, और पेंटेन से आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इनकी आप कोशिश करें। अगर आप कहें तो एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको याद रखना है, इसको आप साथ साथ उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट आप इसको ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, यहाँ अपन ने ब्यूटेन बनाया था, तो इस ब्यूटेन को हटा रहे हैं यहाँ से, ब्यूटेन से आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी अपने IUPAC में जरूरत पड़ेगी, तो इनको भी हटा देते हैं। अपन को तो एल्केन चाहिए, क्योंकि एल्केन जो है व्युत्पन्न पद्धति के अंदर ही कुछ एल्केनों का नामकरण दिया हुआ है, और सीधा ही वो बता देता तो कि सर ये नाम कैसे बनाएं, तो आपको ये पता होगा तो आप व्युत्पन्न पद्धति में नाम बना सकते हैं। देखें अब अपन बात कर रहे हैं पेंटेन की। पेंटेन बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 बना दिए। अब पेंटेन बना रहे हैं, तो यानी सभी में एकल बंध है, ये लो एकल बंध हो गए। अब देखो
प्रत्येक कार्बन की संयोजकता अपन चेक करते हैं। देखो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये कार्बन है, इससे चालू करते हैं। इसकी संयोजकता 4, एक इसकी पूरी हो रखी है, तो 1 2 3 इसकी बच गई। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेना। इस कार्बन की, इसकी भी 4 है, इसकी देखो 4 है, तो 1 और 2 इसकी पूरी हो रखी है, बची कितनी इसकी 2 बच गई, तो 1 और 2 अपन ने यहाँ बना दी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसकी भी 4, 1 2 पूरी, बची 2, ये लो 4 होती है तो 4 पूरी कर दी, इसकी भी 2 पूरी है, 2 और करा दो। लास्ट वाले पे चलते हैं, तो लास्ट वाले की 1 ही पूरी है, तो इसको अपन को 3 संयोजकताएं दर्शानी पड़ेगी। अब आपने जहाँ पे संयोजकताएं दर्शाई है वहाँ पे हाइड्रोजन बना दो, तो ये हाइड्रोजन बना दो आप, ये हाइड्रोजन बन गया, ये बन गया आपका पेंटेन। ठीक है, इसको विस्तार से अपन और पढ़ेंगे आईयूपीएसी में। अभी तो क्या है कि व्युत्पन्न में कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के लिए आपको ये समझाया जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं व्युत्पन्न में कुछ प्रतिस्थापी भी आए हैं। तो प्रतिस्थापी समूह है तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन ने यहां बनाया था CH4, इसको अपन ने नाम दिया था मेथेन है ये। ठीक है, अब इस मेथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल के एक संयोजकता इसकी कम कर देते हैं, तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो CH3 हो गई। CH3 हुआ तो एक इसकी संयोजकता हो गई रिक्त। ये यहां से कार्बन से एक संयोजकता रिक्त हो गई। जब संरचना इस प्रकार की बनी हो तब ये मेथेन नहीं कहलाएगा, ये फिर बन जाएगा मेथिल, ले लग जाएगा। बाकी सब में ऐसे कैसे होगा, सब में। जैसे अपन बात करते हैं इस उदाहरण की, एथेन की। अपन ने कहा एथेन क्या होता है, CH3 और CH3 होता है। देखो 3 हाइड्रोजन है, एक ये, तो 4 संयोजकता, 3 हाइड्रोजन एक ये, 4 संयोजक, दोनों आपस में लेते हैं। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। लेकिन अभी एथेन नहीं है, जब इसमें से एक हाइड्रोजन अपन हटा देते हैं तो ये संरचना बनेगी CH3 CH2 बन जाएगी, एक रिक्त हो जाएगी, ये लाइन निकल जाएगी। इस स्थिति में अपन जो इसको कहेंगे, अब एथेन नहीं कहेंगे इसको, अपन इसको कहेंगे एथिल, ले लग गया वापस इसके पीछे। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, पेंटिल हो जाएगा, यानी जो न है उसकी जगह आपको ले लगाना है। इस प्रकार इनका आपको नामकरण करता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो विधियां हैं उससे पहले। अब आप जब आपके सामने कोई नाम आएगा तो मैं वापस नहीं बताऊंगा, आपको देखना है उस स्थिति में उसके अंदर कार्बन कितने लिखे हुए हैं, कितने कार्बन है, कितने कार्बन की संख्या है, उसी आधार पर उसका अपन नाम बनाएंगे। आपको प्रतिस्थापी याद रखना है, इनको कहेंगे प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एक कम हो गया तो मेथेन से, एथेन से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो एथिल बन गया, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो प्रोपिल बन जाता है। तो ध्यान रखना आप। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की ओर, जो अपन ने क्या देखा था कि भाई कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की पद्धतियां, किस प्रकार नामकरण की पद्धतियां काम करती है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। आप इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, नहीं आप साथ साथ में लिखते रहें इनको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनकी पद्धतियों के बारे में। ठीक है, तो पद्धतियां कितनी थी, 3 पद्धतियां हैं। आज अपन एक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी 2 जो आईयूपीएसी थोड़ी बड़ी है तो उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, उससे जो क्वेश्चन है आपके 10वीं क्लास में ज़्यादा आते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले रूढ़ पद्धति की। कौन सी पद्धति है, रूढ़ पद्धति। देखो रूढ़ पद्धति का मतलब है, रूढ़ का हिंदी में अर्थ होता है भाई जो पुराना या पुराने समय से जो चला आ रहा है उसी के आधार पर, या फिर अपन ने कहा कि जहां से उसका नामकरण पहले पुराने टाइम में किससे दिया उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, या प्राचीन काल से जो नाम चला आ रहा है उसी के आधार पर उसका नाम अपन कर देते हैं। या फिर इसको अलग भाषा में कहें कि कुछ कार्बनिक यौगिक जिस स्थान से अपन को प्राप्त हुए
उन स्थान की प्राप्ति के आधार पर ही क्या किया, उनका नामकरण कर दिया गया। जैसे कि भाई चींटी के डंक से कोई कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहा है तो उसका नाम उसके आधार पर कर दिया, गंदगी या कीचड़ से कोई प्राप्त हो रहा है तो कीचड़ के आधार पर उसका नाम कर दिया गया। तो ये रूढ़ पद्धति काम करती है इस प्रकार से। अब इसमें देखो कुछ फिक्स यौगिकों के नाम लिखे हैं, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अपन को नहीं पढ़ना है। देखो अभी इसको अपन ने देखा था, क्या है ये, इसको अपन कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं मेथेन कहते हैं इसको साधारण तौर पे, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, मेथेन, ये बता रहे हैं, आगे इसको और पढ़ेंगे। लेकिन रूढ़ पद्धति में इसको कहा जाता है मेथेन, तो आप पढ़ोगे IUPAC में, ठीक है ना, तो मैंने ये समझाने के लिए बताया। अब इसको अपन बात करें, इसको रूढ़ पद्धति में क्या कहते हैं, तो देखो रूढ़ पद्धति में इसको कहा जाता है मार्स गैस। क्या कहते हैं, मार्स गैस। अब देखो मार्स गैस इसको क्यों कहते हैं, CH4 अगर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको रूढ़ पद्धति में, इसको कहा जाता है मार्स गैस। अब क्यों कहते हैं मार्स गैस, जो कीचड़ होता है या जो दलदल होता है, दलदल से ना एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, ठीक है, एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है, उसकी वजह से वो स्मेल आती है, ठीक है, दलदल से निकलने वाली गैस, जिससे अलग ही प्रकार की स्मेल आती है। और इस दलदल को क्या कहा जाता है कि भाई मार्स कहा जाता है, ठीक है ना, या दलदल वाले क्षेत्रों को अपन मार्सी एरिया कहते हैं। तो इसी के आधार पर दलदल वाले क्षेत्रों से, तो दलदल को अपन कहते हैं मार्सी एरिया। जो दलदल वाला क्षेत्र होता है उसको मार्स क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इस दलदल से जो गैस निकल रही है उसको आपने क्या कह दिया, मार्स गैस कह दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं, दूसरा है, देख लें, इसका आगे अपन नाम होगा विशेष, उससे पहले अपन इसको देख लेते हैं। इसको कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। क्या कहते हैं इसको, कास्ट स्प्रिट। अब क्यों कहते हैं, देखो इसको कास्ट स्प्रिट इसलिए कहते हैं कि ये लकड़ी जो होती है, लकड़ी को कास्ट कहा जाता है, लकड़ी के भंजन से, लकड़ी के भंजन से इसको प्राप्त करते हैं। किसको, इसको। तो लकड़ी को क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कास्ट कहते हैं। कास्ट से निकलने वाला जो एक लिक्विड प्राप्त होता है, भंजन से एक लिक्विड प्राप्त होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कास्ट स्प्रिट। तो ये भी लकड़ी से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, कास्ट स्प्रिट कह दिया गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड वाला, ये पहला था, दूसरा, तीसरे की बात करते। देखो CH3 COOH, इसके आगे नाम दूसरे भी आएंगे तो उनको बाद में देखेंगे। पहले अपन रूट देख रहे हैं भाई, जहाँ से मिल रहा है किस प्रकार है, जैसे जैसे उसका नाम कर दिया, बाद में और नाम आएंगे इनके, तो वो बाद में बात करेंगे। देखो इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। अम्लीय प्रकृति का ये होता है। अम्ल क्या होते हैं उनके बारे में अपन, और एक अध्याय है आपकी किताब में, उसमें बात करें। ये जो एसिटिक अम्ल है, ये जो है सिरके से प्राप्त होता है। जो सिरका होता है, ये एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त होता है। और सिरके का जो लैटिन नाम है, लैटिन नाम जो सिरके का है वो है एसिटम, इसलिए इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है ना। तो देख लेना CH3 COOH क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। क्यों कहते हैं इसको, तो सिरके से ये प्राप्त हो रहा था, और सिरके को लैटिन भाषा में अपन एसिटम कहते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, एसिटिक अम्ल।
अगला है HCOOH। देखो इसको है ना, ये भी एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन इसको नाम दिया गया है फार्मिक अम्ल। दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार पीछे हो जाता हूं। इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल, ये है फार्मिक अम्ल। अब इसका नाम क्यों पड़ा फार्मिक? देखो जो लाल चींटियां होती हैं, लाल चींटियां आपने घर में देखी होगी। इन लाल चींटियों का जो डंक होता है, जब ये लाल चींटियां किसी को खाती है तो क्या होता है, वहां खुजली और चालू हो जाती है। ये जो फार्मिक अम्ल है, इन लाल चींटियों के डंक के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है ना? तो लाल चींटियों को अपने जो है क्या कहा जाता है, फार्मिका कहते हैं। फार्मिका, लाल चींटियों को फार्मिका कहा जाता है। इसलिए लाल चींटियों से जो अम्ल प्राप्त हो रहा है उसको अपन कह देते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है? आप इसका लिख लो इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं क्योंकि नीचे की ओर दिखेगा नहीं। ठीक है? अगला बात करते हैं अपन 5 नंबर पे। वैसे लास्ट है, इसको एक तरफ ही शो कर देते हैं, चौथा यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है? तो ये देख लीजिए 5 नंबर अपन बात करें तो 5वां है जो है उसकी संरचना में बना रहा हूं। यहाँ CH है, ऊपर नीचे इधर देखो CH है, कार्बन की संयोजकता होती है कितनी, 4, 1 2 3 4। यहाँ देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे है अम्लीय समूह। ठीक है? यहाँ हाइड्रोजन हो ही गया, यहाँ पे है CH3 और दूसरी तरफ जो लगा हुआ है वो है OH। देख लेते हैं इसकी संरचना, आप मैच कर लें। देखो इसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया, आप इसको इसी प्रकार से लिख लेना। मेरे पास यहां सेट कर देते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। अपन रूट पद्धति में चल रहे हैं तो देखो इसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। अब क्यों कहते हैं, देखो दूध के अंदर, दूध आपने पिया है, सभी पीते हैं। देखो दूध के अंदर ये दूध से प्राप्त होता है और दूध को लैक्टम कहा जाता है, इसलिए इसको दूध से प्राप्त होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, लैक्टिक अम्ल। तो ये रूढ़ पद्धति के अंदर 5 मेन उदाहरण दिए गए हैं। मार्स गैस दिया गया है, दूसरा है कास्ट स्प्रिट दिया गया है, तीसरा एसिटिक अम्ल दिया गया है, क्या नाम है, कहाँ से प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से, फिर लास्ट में अपन ने देखा लैक्टिक अम्ल यानी दूध से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने लैक्टिक अम्ल नाम दे दिया गया। उसके बाद रूढ़ पद्धति में क्या है, इसको आप एक बार देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। आगे की ओर अपन चलते हैं। देखो उसके बाद रूढ़ पद्धति में ही बात कर रहे हैं अपन। अगर रूढ़ पद्धति में जब कार्बन की श्रृंखला, देखो अभी जो मैंने समझाया था पहले वो इसलिए समझाया था, जो नाम अपन है वो वैसे आते हैं IUPAC में, लेकिन आपको पहले समझा दिया। क्यों समझाया कि भाई यहाँ काम है। देखो सबसे पहली बात रूढ़ पद्धति की, रूढ़ पद्धति का पहला पॉइंट अपन ने वो देखने के बाद बात कर रहे हैं। अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी है इस प्रकार से, तो इसका जो भी नाम होगा ना उसके आगे आपको N लगा के इसका नाम लिखना है। N का मतलब यहाँ पे नॉर्मल, साधारण। देखें अगर मैं बात करूं, ये सीधी कार्बन श्रृंखला है, इसके हाइड्रोजन अपन पूरे कर देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 3 यहाँ पे संयोजकताएं पूरी, इधर हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन अपन ने संयोजकताओं को दर्शाने के लिए यहाँ लगा दी। चलो अब देखो इसकी संरचना जो बनेगी वो बनी है CH3, CH2, CH2 और CH3।
देखो सीधी लाइन में है। अब आपको बताया था कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लिखते हैं अपन, ब्यूट लिखते हैं। 1 1 1 सब में एकल बंद है, पीछे क्या लगा देते हैं, एन। इसका वैसे नाम अपन क्या बनाएंगे, ब्यूट एन, तो ब्यूटेन हो गया। लेकिन जब रूढ़ पद्धति में आपको इसका नाम लिखना है तो केवल और केवल यहाँ पे आपको लगाना है एन। इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा एन ब्यूटेन। क्या नाम बनता है इसका, एन ब्यूटेन। तो ये जो एन ब्यूटेन बना है, ये बना है किस आधार पर, रूढ़ पद्धति के अंदर जो एक नॉर्मल या अपन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एन हाइड्रोकार्बन कह देते हैं, तो उसके आधार पर इसका नाम बना है एन ब्यूटेन। ये है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। इसके और आप नाम बनाने की कोशिश करें, कार्बन 5 ले लें, हाइड्रोजन पूरी कर दें, इस प्रकार से फिर एन लिख के आप इसका नाम बनाने की कोशिश करें। ये है रूढ़ पद्धति में एन हाइड्रोकार्बन। अब है रूढ़ पद्धति का ही दूसरा प्रकार अपन कहते हैं, तो इसमें अपन कहेंगे आइसो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 3 आएंगे, जो एन लिख दिया अपन ने। अब बात करेंगे अपन आइसो की, किसकी, आइसो। तो बात करते हैं, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कोई इस प्रकार का समूह आपको दिखे, देखो करो इसकी पूरी संयोजकता, 3 हाइड्रोजन है 1 4, 3 1 4 पूरी है। यहां देखते हैं 1 कार्बन है, 1 और 2 इसकी पूरी है, तो बची कितनी, 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अपन को 1 और जोड़ना है, ये तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, लेकिन ये इस स्थिति में प्रोपेन बन रहा है, लेकिन अपन को यहाँ प्रतिस्थापी के रूप में इसको काम लेना है, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन अपन हटाएंगे और 1 संयोजकता रिक्त कर देते हैं। इस प्रकार का जब आपको कोई लिखा हुआ संरचना दिखे तो उसको अपन आइसो लगा के लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं, आइसो। ठीक है, आइसो लगा के लिखेंगे, इसलिए इसको आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका अपन प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार। देखो CH3 और ये CH3, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ो, ये C हो गया। यहाँ पे अपन ने कहा इसको कहते हैं, यहाँ खाली छोड़ दी, ये आइसो है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका 1 कार्बन और लगा के उसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं। अब देखो कितने कार्बन है, काउंट करो, 1 2 3 4, तो अपन इसको 4 है तो ब्यूट कहते हैं, और सब में 1 1 बंद है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यानी इसका नाम हो गया ब्यूटेन। लेकिन मैंने कहा इस प्रकार का अगर समूह आपको दिखे तो उसके आगे आपको आइसो लगाना है, तो आप आइसो लगा के इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार आप भी बना के देखें, आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, आइसो पेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, इसका भाई नाम भी चेंज होता जाएगा, आपको केवल आगे की ओर आइसो लगाना है। इसके बाद में रूढ़ पद्धति का लास्ट अपन देखते हैं, वो है नियो। लास्ट वाला है नियो। तो देखो नियो, देखो जब हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर इस प्रकार की आपको संरचना दिख जाए, और ये संयोजकता रिक्त रहता है, इस प्रकार का समूह आपको जुड़ा हुआ दिखे, तो आपको उसका नाम लिखने से पहले उसको आगे लगा देना है नियो। ठीक है, तो ये नियो है। जब हाइड्रोकार्बन में इस प्रकार की संरचना आपको पाई जाए तो आपको नियो लगा के लिखना है। देखो प्रयोग करके देखते हैं।
बनाते हैं इसको। देखो ये सिंगल कार्बन है, बीच में एक संयोजकता, 2 3 और ये 4, चारों संयोजकता। यहाँ वापस मैथिल, ये भी मैथिल जुड़ा हुआ, ये भी मैथिल जुड़ा हुआ, और ये आपके यहाँ पे अपन कहें कि आप यहाँ मैथिल ही जोड़ दें वापस। यहाँ पहले 2 था, अपन ने एक हाइड्रोजन जोड़ा है, इसकी संयोजकता यहाँ पूरी कर दी। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का मतलब होता है पेंट, और सब में एकल बंद है, तो प्लस करके अपन लगाते हैं एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अब देखो मैंने कहा इस प्रकार की संरचना है, तो साधारण नाम लिखते हैं, लेकिन आगे आपको लगा देना है नियो, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। ठीक है, एक और बना के देखते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। कार्बन CH3 CH3 CH3, यहाँ CH2 कर देते हैं। देखो ये रहा, अब खाली संयोजकता थी, वहाँ पे अपन को CH3 यहाँ जोड़ रहे हैं, एक कार्बन और जोड़ के संयोजकता। अब देखो 1 2 3 4 5 6 का मतलब हेक्स, पीछे सब में एकल बंद है एन, नाम हो गया इसका हेक्सेन। आगे क्या लगाओगे, नियो, क्या नाम हो गया इसका, नियो हेक्सेन। तो ये अपन ने जो कार्बनिक यौगिकों की नाम की पद्धति है, उसके अंदर पहली पद्धति रूढ़ पद्धति अपन ने पढ़ी, जिसमें अपन ने भाई पहले 5 यौगिक ऐसे पढ़े जिनका फिक्स नाम था, उसके बाद नॉर्मल, आइसो और नियो पढ़ा, क्या स्थिति होती है। तो ये आज रूढ़ पद्धति कंप्लीट हुई। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो है व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति, उनको भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इन पूरे टॉपिकों का आपने भाई लिखना चाहे आप लिख लेना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लेना। उसके अलावा आपको स्कूल से भाई इसके नोट्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको पहुंचा दिए जाएंगे, तो उससे और बढ़िया। लेकिन एक बार आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएं, इनको लिखते जाएं, ठीक है ना। अगला टॉपिक अपन कल करेंगे, ठीक है।